बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक और मार्मिक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और विचारों के उस काले सत्य को उजागर किया जो दशकों से इतिहास की किताबों और राजनीतिक चर्चाओं में दबा हुआ था। लखनऊ में आयोजित एक विशाल सभा में बोलते हुए मायावती जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी के वैचारिक टकराव को केंद्र में रखा और कहा कि सच्चा राष्ट्रवाद केवल बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और वंचितों के सशक्तिकरण का नाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांधी को महात्मा की उपाधि देकर इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया गया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विद्वान ने गांधी के असली चरित्र को सामने लाया था। मायावती का यह संबोधन न केवल भावपूर्ण था, बल्कि गहन शोध और ऐतिहासिक तथ्यों से समृद्ध भी था, जो सुनने वालों के दिलों को छू गया। आइए मायावती जी के उस ऐतिहासिक बयान को विस्तार से समझें, जहां हर शब्द में पीड़ा, संघर्ष और सत्य की गहराई झलकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम, जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मायावती जी ने अपनी वाणी को गंभीर और दृढ़ बनाते हुए सभा को संबोधित किया। प्रिय बहुजन भाइयों और बहनों, आज 2 अक्टूबर का दिन है जब हम गांधी जयंती के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं जिसे इतिहास ने महात्मा का तमगा दे दिया। लेकिन आज मैं बसपा की एक साधारण कार्यकर्ता और बहुजन समाज की बेटी ये सवाल उठाने खड़ी हूं कि यह महात्मा का मुखौटा कितना झूठा है। आज के समय में जब हम गांधी की तरह भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वालों की संख्या भी कम नहीं देखते, तो ये सवाल उठता है कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को वो सम्मान और सर्वमान्यता नहीं मिली जो गांधी को दी गई। क्यों इतिहास ने गांधी को ऊंचा उठाया जबकि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को किनारे धकेल दिया गया। इसका कारण है गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच का वैचारिक टकराव, जिसने एक गहरी खाई पैदा कर दी। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्यों गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच कभी बनावट नहीं हुई और ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे। क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी को महात्मा मानने से साफ इनकार कर दिया था। हम सब कहते हैं महात्मा गांधी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने खुलकर कहा था, मैं उन्हें महात्मा नहीं मानता। क्यों इतने बड़े नेता, इतने विद्वान बाबा साहेब ने यह बात कही? इसके पीछे की सच्ची वजह आज मैं आपको बताने जा रही हूं। मायावती की आवाज में एक गहरी उदासी थी, मानो वे उस दर्द को खुद महसूस कर रही हों जो डॉक्टर अंबेडकर ने सहा था। उन्होंने आगे कहा, सबसे पहले हमें डॉक्टर अंबेडकर की महानता को समझना होगा। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जब डॉक्टर अंबेडकर को एक बड़े नेता के रूप में याद किया जाता है तो ये केवल उनके राजनीतिक कद के लिए नहीं, बल्कि उनकी विद्वता के लिए भी होता है। कितने पढ़े लिखे थे हमारे बाबा साहेब। उनकी विद्वता की कहानी सुनकर आंखें भर आएंगी। अपने जमाने में वे भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल की। इंग्लैंड से की, अमेरिका से की, दोनों जगह से अर्थशास्त्र में डबल पीएचडी। 1913 में डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए। वहां उन्होंने न केवल ज्ञान अर्जित किया बल्कि जातिवाद के खिलाफ अपनी वैचारिक नींव रखी। इसके बाद उन्होंने लंदन के मशहूर ग्रेस इन में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री हासिल की, फिर मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की और इसके बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी अर्थशास्त्र में दूसरी पीएचडी। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास 32 डिग्रियां थी। भाइयों और बहनों, डॉक्टर अंबेडकर में पढ़ने की ऐसी लगन थी, ऐसा शौक था कि बताया जाता है उनकी एक निजी लाइब्रेरी थी जिसमें 35,000 किताबें थीं, लेकिन वे किसी को किताब उधार नहीं देते थे। अगर कोई कहता, बाबा साहेब एक किताब पढ़ने के लिए ले जाएं, तो वे मना कर देते। कहते, नहीं, किताब लेकर मत जाओ, पढ़ना है तो मेरी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ो। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान अनमोल है। एक दलित परिवार में जन्मे बच्चे के लिए जिसने छुआछूत की जंजीरों में जीवन शुरू किया, इन किताबों को इकट्ठा करना कितना कठिन रहा होगा, ये सोचकर मेरा दिल भर आता है। आज हम बहुजन समाज के बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बाबा साहेब को पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उनकी ये विद्वता गांधी के सामने एक चुनौती थी, क्योंकि गांधी विदेशी डिग्रियों से ज्यादा आध्यात्मिक दिखावे पर यकीन करते थे। मायावती ने एक पल रुककर सभा की ओर देखा, जहां लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। फिर सख्त लहजे में बोली, हम सब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं। वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय की नींव पर खड़ा है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों के आधार पर हुआ था। उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को जो सिफारिशें दी, वही आरबीआई की नींव बनी। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन से कई महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। सोचिए, संविधान की बात तो हर जगह होती है, लेकिन देश को आर्थिक स्थिरता देने वाले आरबीआई में बाबा साहेब का योगदान, इसे भुला दिया गया। इसी तरह 1951 में वित्त आयोग का गठन भी डॉक्टर अंबेडकर की शोध किताब द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के सुझावों पर हुआ।
आज भी कई लोग देश के लिए चुप हो जाते हैं या सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बाबा साहेब ने कभी चुप्पी नहीं साधी। वे सत्य के लिए लड़े। गांधी ने तो राजनीतिक आंदोलनों से देश को आजादी दिलाई, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक और सामाजिक न्याय की नींव रखी। ये अंतर इतिहास ने क्यों नजरअंदाज किया? क्योंकि गांधी का काला सच यही है, वे वंचितों के लिए लड़े, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब मायावती जी की वाणी में तीखापन आ गया, जैसे वे उस पुराने जख्म को कुरेद रही हों। उन्होंने कहा, गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच सबसे बड़ा टकराव इस बात पर था कि दलितों का सच्चा हितैषी कौन है, दलितों का असली नेता कौन, गांधी या डॉक्टर अंबेडकर। गांधी भी समाज से छुआछूत खत्म करने की बात करते थे। वे हरिजन सेवक कहलाते थे, लेकिन उनकी कोशिशें सतही थीं। डॉक्टर अंबेडकर, जो खुद पिछड़ी जाति से थे, वे असली आंदोलन कर रहे थे। वे जानते थे कि छुआछूत केवल शारीरिक स्पर्श से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है। 1931 में जब बॉम्बे, उस समय बॉम्बे ही कहलाता था, के मणि भवन में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की पहली बड़ी मुलाकात हुई, तो दलितों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर तीखा टकराव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी से कहा, आपको मुझसे और कांग्रेस से ये शिकायत है कि पिछड़ों के साथ खाना नहीं खाते, लेकिन कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए आप ये नियम रखते हैं। ये तर्क कितना सटीक था? गांधी ने जवाब में कहा, यह देखकर हैरानी होती है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जवाब दिया, हम महान नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूं। इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणभंगुर होते हैं, वे सिर्फ ऊंचे उड़ते हैं, लेकिन समाज का स्तर नहीं उठाते। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के वैचारिक मतभेद साफ दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी का सम्मान नहीं करते थे। बिल्कुल नहीं। वे खुद कहते थे कि वे कुछ ज्यादा ही स्पष्ट और मुखर हैं, यानी जो कहते थे वो बिना लाग लपेट के मुंह पर बोल देते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वे गांधी का अनादर करते थे, लेकिन कई मुद्दों पर वे गांधी से सहमत नहीं थे और साफ बोल देते थे। सोचिए, उस दौर में एक दलित नेता का इतना साहस। आज भी बहुजन समाज को दबाने की कोशिश होती है, लेकिन हमें डॉक्टर अंबेडकर की तरह बोलना सीखना होगा। मायावती जी ने अपनी बात को और गहरा करते हुए भावुक होकर कहा, 1955 में जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए। उन्होंने इस इंटरव्यू में गांधी को महात्मा मानने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं गांधी से एक विरोधी के रूप में मिला और मेरा मानना है कि मैं दूसरों के मुकाबले गांधी को बेहतर जानता हूं, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने अपने असली रंग दिखाए थे। मैं गांधी के अंदर के इंसान को देख सकता था। दूसरे लोग उनसे भक्त के रूप में मिलते थे और उनके बाहरी आवरण को देखते थे, जो उन्होंने महात्मा का बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें इंसान के रूप में देखा, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैं दूसरों से बेहतर गांधी को जानता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी जी पूरी तरह रूढ़िवादी हिंदू थे। वे कभी सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वे छुआछूत की बात इसलिए करते थे ताकि दलितों और पिछड़ों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा सके। दूसरी बात, वे चाहते थे कि कोई उनकी स्वराज की सोच का विरोध न करे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्हें हैरानी होती है जब पश्चिमी देशों के लोग गांधी में रुचि दिखाते हैं। मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि गांधी भारत के इतिहास की एक घटना है, लेकिन वे कभी युग निर्माता नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के बारे में आगे कहा कि एक राजनेता के रूप में वे कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा मानने से इनकार करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उन्हें महात्मा नहीं कहा, और वे इस उपाधि के हकदार नहीं हैं। यहां तक कि नैतिकता के आधार पर भी वे महात्मा नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर खुलकर बोलने वाले, स्पष्ट वक्ता थे। गांधी को महात्मा न बोलना और न मानना, शायद इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति मिले, और अगर कोई न भी मानता हो तो बोलने की हिम्मत तो कोई नहीं करता। यह हमारे देश की विडंबना है कि हमें किसी महापुरुष के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती। डॉक्टर अंबेडकर जिस दौर में उभर रहे थे, वो दौर महात्मा गांधी का था, जो देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता बन चुके थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की गांधी से कभी नहीं बनी, और न ही उन्होंने गांधी को कभी महात्मा माना। मायावती जी ने सभा को एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाते हुए कहा, गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, और 1916 में उन्होंने पहली बार अपने भाषण में देश को अंग्रेजों से आजाद करने की बात कही। लेकिन उसी 1916 में डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार भाषण दिया और ऐसी आजादी की बात की जो जाति व्यवस्था से मुक्त हो। गांधी देश को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त नहीं। वे चाहते थे कि देश आजाद हो, लेकिन वर्णाश्रम धर्म बना रहे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भारत आजाद भी हो और जाति व्यवस्था की गुलामी से भी आजादी मिले। विचारों का यही बुनियादी अंतर आगे चलकर गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बड़े टकराव का कारण बना। ये वो दौर था जब देश में महात्मा गांधी बड़े नेता थे। उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया। वहां अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर करते थे, उन्हें बंधुआ मजदूर बना रखा था। गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, किसानों को राहत मिली।
इसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, जहां बाढ़ और अकाल के कारण किसान लगान माफ करने की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन भी सफल रहा और अंग्रेजों ने लगान वसूली को स्थगित कर दिया। लेकिन इसके बाद जब गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया तो कई लोगों ने इसे सही नहीं माना। खिलाफत आंदोलन भारत के कुछ मुसलमानों ने शुरू किया था, जिसका मकसद तुर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसके साम्राज्य को बचाना था। गांधी की सोच थी कि अगर वे मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन से जुड़ेंगे तो उन्हें असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों का साथ मिलेगा और हिंदू मुस्लिम की दूरी कम होगी। लेकिन सच ये है कि खिलाफत आंदोलन कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था। गांधी कहते थे कि खिलाफत मुसलमानों के लिए वैसे ही पवित्र है जैसे हिंदुओं के लिए गौरक्षा, लेकिन मुस्लिम दुनिया में खिलाफत की कोई परवाह नहीं करती थी। खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि खिलाफत पुराने जमाने की चीज हो गई है। बाद में तुर्की ने खुद खिलाफत को खत्म कर दिया, लेकिन इससे पहले गांधी इस मुद्दे पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था। इस आंदोलन के 2 लक्ष्य थे, पहला खलीफा को बनाए रखना और दूसरा तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बरकरार रखना। इन दोनों लक्ष्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और जिस दृढ़ता से इस मुद्दे को उठाया उससे कई मुसलमान भी हैरान रह गए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि कई लोग थे जो खिलाफत आंदोलन पर शक करते थे और गांधी को ऐसे आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना एक राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं था। ये एक उदाहरण है कि कैसे खिलाफत आंदोलन को लेकर गांधी अगर उत्तरी ध्रुव पर थे तो डॉक्टर अंबेडकर दक्षिणी ध्रुव पर इतने अलग थे उनके विचार। मायावती जी की आंखों में चमक थी जब वे मोपला नरसंहार की बात पर आईं। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, जब गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे रहे थे उसी दौर में केरल के मालाबार में मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया। हजारों हिंदुओं को मारा गया, उनका जबरन धर्मांतरण किया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए। मोपला नरसंहार को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि गांधी हिंसा के हर मामले की निंदा करने में बहुत सख्त थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हत्याओं का कभी विरोध नहीं किया। गांधी ने कभी प्रमुख मुसलमानों से इसकी निंदा करने का आह्वान नहीं किया। वे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए इतने तत्पर थे कि कुछ हिंदुओं की हत्या को बुरा नहीं मानते थे। मुसलमानों की किसी भी गलती को माफ करने का उनका रवैया था ताकि एकता का लक्ष्य न टूटे। मोपला दंगों के मामले में गांधी का रुख इसे स्पष्ट करता है। डॉक्टर अंबेडकर नाराज थे कि हिंदुओं पर अत्याचार होने पर चुप्पी क्यों। गांधी ने इसका मुखर विरोध क्यों नहीं किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर इस सोच को गलत मानते थे कि मुस्लिम कट्टरपंथियों पर इसलिए ना बोला जाए क्योंकि हिंदुओं को ही एकता की जिम्मेदारी लेनी है। कट्टरपंथियों के प्रति डॉक्टर अंबेडकर का रुख बहुत स्पष्ट था। दोस्तों, मायावती जी ने अपनी बात को चरम पर पहुंचाते हुए सख्त लहजे में कहा, उस दौर में जब हिंदू समाज के कई प्रमुख नेताओं की मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी, तब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि यह सत्य है कि कई प्रसिद्ध हिंदुओं की हत्या हुई जिनके आंदोलनों से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद ने 23 दिसंबर 1926 को गोली मार दी जब वे बीमार थे। फिर दिल्ली में प्रमुख आर्य समाज नेता नानक चंद की हत्या हुई। इसके बाद 6 अप्रैल 1929 को राजपाल की हत्या की गई जब वे अपनी दुकान पर बैठे थे। फिर सर गणेश शंकर विद्यार्थी का मामला। इसके बाद सितंबर 1934 में नाथूराम शर्मा की कोर्ट के अंदर हत्या हुई जब वे इस्लाम पर एक पम्पलेट के प्रकाशन के खिलाफ केस की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। 1934 में हिंदू महासभा के सचिव खन्ना पर जानलेवा हमला हुआ और वे मौत से बाल बाल बचे। डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में आगे लिखा, ये तो बहुत छोटी सूची है जिसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन महत्व इस बात का नहीं कि कितनी ज्यादा या कम संख्या में प्रमुख हिंदुओं का कत्ल हुआ, बल्कि महत्व इस बात का है कि इन हत्याओं के प्रति सोच क्या थी। इन हत्यारों को कानून के तहत सजा तो मिली, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने इन हत्याओं की निंदा नहीं की। कट्टरपंथी हत्यारों को शहीद बताया गया और उन्हें बचाने के लिए प्रदर्शन किए गए। इसका एक उदाहरण लाहौर के वकील बरकत अली का है, जो नाथूराम के हत्यारे अब्दुल कय्यूम का केस लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि नाथूराम की हत्या का दोषी अब्दुल कय्यूम नहीं है, क्योंकि उसने जो किया वो कुरान के नियमों के तहत जायज था। प्रिय भाइयों और बहनों, यही गांधी का काला सच है, एकता के नाम पर अन्याय को नजरअंदाज करना। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे उजागर किया और आज मैं मायावती बहुजन समाज की आवाज बनकर इसे दोहरा रही हूं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।